नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल से 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों का। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है आप सभी के लिए। तो आप सभी जरा गौर से सुनिए। हम आपके लिए एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। कोर्स कैसा होगा? बिल्कुल निःशुल्क होगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। अब देखिए कोर्स क्या है। पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ी-सी डिस्कस की थी। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है, ठीक है? संविधान को बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी पहली क्लास 30 तारीख में आएगी। आप इसे पहली क्लास कह लीजिए या आप लोग डेमो जो डेमो क्लास होगी वह आप लोग कह लीजिए। दोस्तों, शुरू की क्लास में ही आपको हमारा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा। कैसे कैसे हमारी कौन सी वीडियो किस दिन आएगी और किस समय आएगी। टोटल जितने भी 22 के 22 भाग हैं संविधान के अंदर, उन सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों के भी सब अनुच्छेद हैं, उन्हें भी हम बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे। और यह सब होगा एक सीक्वेंस में। पहले हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक, और ऐसे करते करते हम आखिर तक जैसे संविधान खत्म होगा वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सबके पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल जाए कि 30 तारीख से हमारा जो कोर्स है वह शुरू होने वाला है संविधान का, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से, आपने चाहे संविधान कभी ना पढ़ा हो या फिर आप संविधान अच्छा खासा जानता हो, तब भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ाएंगे। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तो मैं आपको अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझा सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और उन्हें भी इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं गुप्त वंश को लेकर। देखिए, वैसे तो हम वन लाइनर आज करने वाले हैं। वन लाइनर के साथ साथ आपको जो 3-4 महत्वपूर्ण राजा हैं गुप्त वंश से लेकर, उन्हें भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपकी जो समझ है, कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं श्री गुप्त की। एक सेकंड, चलिए। देखिए, जो श्री गुप्त है, वैसे तो इसका नाम हम बात करें तो गुप्त था, लेकिन इसने एक उपाधि धारण की थी श्री की, इसलिए इसका नाम श्रीगुप्त पड़ गया। और यह जो श्रीगुप्त है, इसे गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। चीनी यात्री जो इत्सिंग है, उसने भी श्रीगुप्त को प्रथम शासक बताया है। इसके साथ साथ में यहाँ से जो सिक्के मिले हैं बनारस के पास से, उनमें भी श्रीगुप्त को पहला शासक दर्शाया गया है। चलिए थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं। श्रीगुप्त, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए, समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक इतिहास प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसका अभिलेख है? वह समुद्र गुप्त का है। यह भी आपको याद रखना है। गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक शासक श्रीगुप्त। ये देखिए, जो प्रथम ऐतिहासिक शासक माना गया है वह श्रीगुप्त को माना गया है। जो चीनी यात्री है इत्सिंग, ठीक है, यह भी श्रीगुप्त का उल्लेख करता है। दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो चीनी यात्री है इत्सिंग, वह किसके शासनकाल में आया था? तो उस समय गुप्तों का शासनकाल चल रहा था, तब इत्सिंग यहाँ पर आया था। ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, बनारस के पास, अब यहाँ पर देखिए, बनारस के पास इसकी कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इनमें से एक मोहर पर गुप्तस्य, ठीक है, क्या लिखा हुआ मिला है? गुप्तस्य। और दूसरे पर श्री गुप्तस्य अंकित है। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की थी, तब इसे श्रीगुप्त कहा गया था।
अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। ठीक है, प्रथम महान शासक की यदि हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। उसने महाराजा धीराज, ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। ठीक है, जो लिच्छवी राजा थे उनके साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए दोस्तों, साम्राज्य का विस्तार करने के दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप युद्ध करके किसी राज्य के ऊपर जीत हासिल कर लीजिए, तब आपके साम्राज्य का विस्तार होगा। या फिर आप उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लीजिए, इससे आपके साम्राज्य का विस्तार भी होगा और आपकी जो स्थिति है वह भी मजबूत होगी, क्योंकि संबंधी एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करते हैं। या फिर आप किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए, तब भी आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तो इसने क्या काम किया, जो लिच्छवी थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित की। जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे उसने विवाह कर लिया, जिससे समुद्रगुप्त का जन्म होता है। इस विवाह की स्मृति में उसने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के, ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे, जिन पर एक और कुमार देवी एवं चंद्रगुप्त का चित्र तथा दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, अभी सॉरी ऊपर देखो जरा, जिन पर, हाँ ठीक, उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था राज्यारोहण की तिथि से गुप्त संवत। ये पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? तो 319 में ईस्वी में गुप्त वंश चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक हुआ। राज्यारोहण से पूर्व उसे अपने बड़े भाई काच के विद्रोह का सामना करना पड़ा। काच ने स्वयं को शासक घोषित करने के लिए अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए, परंतु समुद्रगुप्त ने स्थिति पर शीघ्र ही काच पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। ने चंपू काव्य शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। देखिए, ये आपको पता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त का एक कौन था दरबारी कवि था? हरिसेन। हरिसेन ने, ये जो महत्वपूर्ण है ये आपको याद रखना है, चंपू काव्य शैली में ये पूछा जा सकता है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की जो स्थापना की थी वह किस शैली में की थी? तो यह है चंपू काव्य शैली में। इस अभिलेख से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसे अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त वीणावादन भी करता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसे कविराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। अभी हाल ही में एक एग्जाम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सवाल पूछा गया है। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा सवाल पूछा गया है। देखिए, अभिलेखों के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। गुजरात के शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी एवं विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की। सवाल था कि सकारी जो उपाधि है वह किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सकारी की उपाधि धारण की थी। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सकारी किसे कहा जाता है? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसे सकारी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर के बारे में। देखिए, हुणों के आक्रमण से किस राजवंश या हुणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश था जो अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश। स्कंदगुप्त के समय 2 हुण आक्रमण हुए थे। ठीक है, जब हम इसकी आगे डिटेल में वीडियो और बनाएंगे तब आपको इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। अभी यह जो हमारी वीडियो है यह वन लाइनर वीडियो है। दोस्तों, इसके साथ साथ में जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, कोर्स की एक वीडियो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ में ये जो मिक्स वीडियोज आती हैं ये भी आपको रेगुलर एक एक मिलती रहेगी। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? अभी आपने पढ़ा कि हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किस शैली में? चंपू काव्य शैली में। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? जो स्कंदगुप्त है किस लेख में इसे सक्रोपम कहा गया है? तो यह कहोम स्तंभ लेख। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सक्रोपम किसे कहा जाता है? तो स्कंदगुप्त
को कहा जाता है सक्रोपम, और सकारी किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो सांख्य दर्शन है यह पुनर्जन्म का प्रतिपादन करता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो यह V.A. स्मिथ ने कहा है। देखिए दोस्तों, यदि एग्जामिनर को जो पेपर है वो थोड़ा क्या मुश्किल बनाना हो तो क्या करेगा, कथन स्टेटमेंट पूछ लेता है या फिर आपसे मिलान करने को पूछ लेता है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो ये V.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति का जो स्तंभ लेख है उसमें जहांगीर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 380। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ऐरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किस सती का है, यानी कि कब ये दिखाई या कब ये पहचाना गया कि ठीक है कौन सा ये अभिलेख, तो ये 510 ईस्वी का ये अभिलेख है। किस सती का, 510 ईस्वी का है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ऐरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ऐरण अभिलेख से मिलता है। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गुप्त वंश है उसमें सती प्रथा भी देखने को मिलती थी। गोपराज नामक एक व्यक्ति सेनापति था, उसकी पत्नी ने अपने आप को सती कर लिया था उसकी मृत्यु पर। शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह गुप्त काल में हुआ था और पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। प्रश्न बन सकता है किस खेल को पहले चतुरंग कहा जाता था, तो शतरंज को पहले चतुरंग कहा जाता था। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शकों को हराने के बाद ही इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है वृद्ध संहिता। वराहमिहिर ने वृद्ध संहिता की रचना की थी। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है। देखिए अलग अलग है। यदि हम इत्सिंग की बात करें, ठीक है, इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग ने किसे माना है, श्रीगुप्त को। इत्सिंग ने श्रीगुप्त को माना है। यदि हम बात करें रिद्धपुर ताम्रपत्र की तो उसने घटोत्कच को माना है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में जिसका नाम लेकर पूछेगा आपको उसी के बारे में बताना है। मंदिर निर्माण का जन्म कब और किस युग में हुआ था, तो मंदिर निर्माण का जो जन्म हुआ था वह गुप्त काल में हुआ था। पहले लोग मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे, लेकिन गुप्त काल के बाद लोग मंदिरों का निर्माण भी करने लगे। भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि भारत की किस रचना का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया, तो यह था अभिज्ञान शकुंतलम का। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो यह कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित सभी धर्म कोश की रचना किसने की थी, तो ये क्या है, बसु बंधु ने की थी। ये अभिधर्म है, ठीक है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुआ, देखिए ये बल नहीं ये बाल विवाह है, ठीक है, आप इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। बाल विवाह की प्रथा भी गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है, जो प्रभावती गुप्ता का जो पुणे स्थित ताम्रपत्र है उसमें श्री गुप्त का उल्लेख मिलता है। पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी, जो पूर्व मीमांसा है इसकी रचना जैमिनी ने की थी। पारे का आविष्कार किसके समय में हुआ, तो पारे का आविष्कार गुप्त काल में माना जाता है। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी, तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इसके साथ साथ में मैंने अभी आपको बताया जो सकारी की उपाधि थी वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यह कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री जो फायान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था।
चरक किसके राजवैद थे? चरक कनिष्क के राजवैद थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महंग केंद्र कौन था? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन क्या था? कला साहित्य और विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो ये था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ये याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन था किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। और कब? 7वीं शताब्दी में। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। जो गुप्त काल में राज दरबार में जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी वह संस्कृत थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। यदि बात आए ऐतिहासिक तो श्रीगुप्त, और बात आती है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। देखिए अंतर है, यदि पूछे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक तो श्रीगुप्त, और उसने पूछ लिया वास्तविक संस्थापक तो फिर आप चंद्रगुप्त प्रथम को लगाएंगे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की थी, तो यह था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में 2 बार हुन आक्रमण हुए थे। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और यह कब चलाया था? 319 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह था विंध्य शक्ति सर्वसेन। जो गुप्त वंश का समकालीन था वाकाटक राजवंश, उसका संस्थापक विंध्य शक्ति सर्वसेन। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना वज्रछेदिका टीका। ठीक है, क्या नाम है? वज्रछेदिका टीका है। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? तो यह आर्यभट्टीय सिद्धांत में मिलती है। इसी में बताया गया है कि पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता था? जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी या रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार जो चांदी की मुद्राएं थी वह जारी की गई थी। गुप्त काल में चंडी के सिक्के को कहा जाता था। ये चंडी नहीं है, ये चांदी का सिक्का है। अरे क्या क्या नोट कर रखे हैं। ठीक है, चांदी के सिक्के को कहा जाता था तो रुपयक। कुमार गुप्त का शासनकाल रहा है 415 से 455 ईस्वी तक। चलिए, किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका? अभी हम बता चुके हैं स्कंदगुप्त के समय में 2 बार हुन आक्रमण हुए थे। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। किस गुप्त राजा का नाम एक नामदेव गुप्त भी है? ठीक है, तो किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्या नाम है? देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, तभी हमें कुछ मोटिवेशन प्राप्त होगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त है इसे कविराज कहा जाता है क्योंकि इसे वीणा बजाने का बहुत शौक था। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह किसके द्वारा लिखी गई है? विंसेंट स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, और इसी में भारत का नेपोलियन इसे कहा गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो गुप्त वंश है इसके जो 50 महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अभी खत्म होते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारा जो कोर्स है जिसमें हम संविधान आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों यही नहीं कि हम केवल संविधान को ही पढ़ेंगे, जैसे ही हमारा संविधान खत्म होगा, हमारा संविधान मुश्किल से 1.5 से 2 महीना मैं लूँगा, क्योंकि एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा उस चीज़ संविधान को लेकर। तो इसके बाद में फिर हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, ऐसे ही फिर हम जियोग्राफी शुरू करेंगे,
फिर हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को बारी बारी करके ख़त्म करेंगे। लेकिन दोस्तों बस मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब हम अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे तो उस पर कम से कम 500 व्यू मुझे चाहिए। यदि 500 व्यू होंगे तभी हम वीडियो आगे बना पाएंगे, हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं यही कहूँगा कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो आज खत्म होती है। धन्यवाद।